क्या हाल है दोस्तों। वापस आ गए हम वारलॉक ऑफ द मेगास्वर्ड के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। आज है चैप्टर 270 जिसका नाम है रिटर्निंग टू टाउन। इस चैप्टर में एक्शन कम है लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आगे की स्टोरी के लिए ना बहुत सारे ना फ़ायदे देने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं। चैप्टर की स्टार्ट होती है एक खूबसूरत नेचर सीन से। एकदम ठंडा हवा, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम, एक स्क्वायरल में मतलब ना कुछ खा रहा है और फिर लिलिन आया और स्क्वायरल भाग गया। लिलिन ने अपने आसपास देखा और ना रियलाइज किया कि ये वही टाउन था जहाँ ओल्ड डेविल ने उसे एंशिएंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट एक्सपेडिशन के लिए लाया था। एक साल से भी न कम पहले। लेकिन अब तो टाउन बिल्कुल बर्बाद था। हरी भरी वाइन्स रुइंस एकदम छाई हुई थी। जानवर इधर उधर थे लेकिन कोई इंसान नहीं था। लोग खुद अपना घर छोड़ के चले गए थे डार्क मेगोस की डर से। लेकिन लेलिन जो है, लेलिन और उसकी टीम ने किसी को मारा नहीं था, लेकिन 3 दिन के लिए सबको नींद के स्पेल में न सुला दिया था। बस इतना ही काफ़ी था लोगों को डराने के लिए। लाइट मेगोस के इन्वेस्टिगेटर आए थे यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ लेवल 3 एक्लोइटी थे। एक ऑफिशियल मेगोस की डिस्गाइज उन पर न उन्हें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने रिपोर्ट किया डार्क मेगस आके चले गए, कोई खास खतरा नहीं। लेकिन टाउन के लोग इतने सिंपल नहीं थे। बचपन से सुन के बचपन के से ही ना बहुत सारे किस्से सुने हैं, बड़े हुए हैं। डार्क मेगस के पूरे किंगडम ख़त्म कर देते हैं, क्या पता वापस आए। ये सोच कर सारे लोग ना धीरे धीरे यहाँ से चले गए। खुद बुढ़े लोग रुके, कुछ ना बुढ़े लोग रुके, लेकिन कुछ सुपर नेचुरल इंसिडेंट के बाद वो भी गायब हो गए और टाउन परमानेंटली ना एकदम एबंडेंट हो गया। लेलिन ने ये सब ना सुना था पहले से और अब वो यहाँ आया था एक खास वजह से। याद है ना दोस्तों, इस टाउन के नीचे एंशियंट स्पिरिट स्लिंग सेट का सीक्रेट प्लेन था और उसमें एक एंशियंट टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन था। लेलिन ने 2 रैंक 2 मैगस मारे थे, सीक्रेट प्लेन का गेट डिस्ट्रॉय किया था। दोनों लाइट और डार्क में फैक्शन उसके ना दुश्मन थे। साउथ कोस्ट में छुपना अब ना छुपो तो छुपो कहाँ भाई। एकदम डेंजरस रीजन में जाओ, 90% चांस है डेथ होगा। ये मूर्ख का काम है। चेरनोबी आइसलैंड जाओ, बैरन वेस्टलैंड, मैगस पाथ एकदम ख़त्म हो जाएगा वहाँ जाएंगे तो। लेकिन एंशियंट टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन ये अलग बात है। ये इतनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता था जो साउथ कोस्ट से कई गुना ज़्यादा था। शायद किसी और वर्ल्ड या प्लेन में भी ले जा सकता है। एंशियंट मैगस पूरी दुनिया में कॉन्क्यूर करके ना बैठे हैं। अलग अलग वर्ल्ड के लॉ समझते थे खुद को स्टैंड करने के लिए। ये फॉर्मेशन ज़रूर किसी ऐसी वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा जो रिसोर्स से भरा था। अदरवाइज एंशियंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट इतना पैसा क्यों लगा था फॉर्मेशन में। लेलिन का प्लान जो था ना क्लियर था। साउथ कोस्ट छोड़ो, नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करो और पावर बढ़ाओ। लेकिन यहाँ आने से पहले लेलिन के मन में एक सवाल था, गार्गामेल कहाँ है, ओल्ड डेविल कहाँ है, जय कहाँ है। गार्गामेल जो क्रिएचर जो काउंटलेस पेंचफुल स्पिरिट से बना था, काफ़ी सालों की सीलिंग के बाद भी रैंक 2 मैगस लेवल की पावर लेके बैठा था। इसका सीलिंग से पहले वो कम से कम रैंक 4 मॉर्निंग स्टार लेवल पर था। कंपैरिजन के लिए डायलन गार्डन का ब्लैक हॉरल स्नेक इतनी लंबी सीलिंग के बाद रैंक 2 एक्लोइटी लेवल पे आ गया था। गार्गामेल वही लेवल पे था सीलिंग के बाद, तो पहला कितना पावरफुल रहेगा वो। और वो मॉर्निंग स्टार भाई, वो लेलिन को ना उंगली एकदम हिला के ना मार सकता है लिटरली। लेकिन कई रिसोर्स सोर्स से ना कंफर्म किया था कि गार्गामेल या एरिया छोड़ के जा चुका है, ये एरिया जो है छोड़ के जा चुका है। इसलिए लेलिन यहाँ आने की हिम्मत कर पाया। इस चैप्टर में ना मॉर्निंग स्टार के बारे में ना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई, तो समझते हैं। रैंक 1 रेगुलर मैगस, रैंक 2 पावरफुल साउथ कोस्ट में बहुत रिस्पेक्टेड, रैंक 3 बहुत मुश्किल है, एडवांसमेंट बहुत कम लोग पहुंचते हैं, रैंक 4 मॉर्निंग स्टार है। रैंक 4 को ही मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार नाम क्यों? क्योंकि ना ये मैगस स्काई पे ना चमकने वाले तारों की तरह होते हैं, अनपैरेलल्ड, इटर्नल, हाई लेवल के।
इनकी लाइफ स्पैन 1000 साल से ज़्यादा। रेगुलर इंसान के लिए प्रैक्टिकली इमोर्टल, पावरफुल होते हैं, माउंटेन पलट सकते हैं, सीज जला सकते हैं, कोई आर्मी इनको रोक नहीं सकती। एंशियंट टाइम में एक मॉर्निंग स्टार मैगस पूरी मैगस आर्मी को अकेले डिफीट करता था, जिसमें हजारों ऑफिशियल मैगस और डजन ऑफ रैंक 2 मैगस होते थे। रैंक 3 से रैंक 4 एडवांसमेंट लेलिन के हिसाब से एक रेगुलर इंसान से रैंक 3 तक पहुंचने से भी मुश्किल होता है। ये समझो कितना इम्पॉसिबल है। मतलब एक रेगुलर इंसान से रैंक 3 तक पहुंचने से भी ना मुश्किल होता है। लेनिन ने नाइटलेस सिटी में सीक्रेटली घुस के अपने बॉन्डेड स्लेव से इंफॉर्मेशन गैदर की। रैंक 2 वॉरलॉक की स्पिरिचुअल फोर्स कंप्रेशन टेक्निक से वो एक रैंक 2 मैगस को भी ना डिटेक्ट से ना बच सकता था। रेगुलर गार्ड तो कुछ भी नहीं। कुछ मैजिक है ना, मैजिक क्रिस्टल खर्च किए उसने और सारा इंफॉर्मेशन वहाँ से ले लिया था। साउथ कोस्ट में सबसे हॉट टॉपिक क्या था? लेलिन फार्लियर खुद था भाई, डेमोनिक पॉइजन किंग। 2 रैंक 2 मार दिए, सीक्रेट प्लान के गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, हाईएस्ट डेंजर लेवल पे वांटेड लिस्ट पे है। इंटरेस्टिंग बात, सरफेस पे वांटेड था लेलिन, लेकिन सीक्रेटली काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पोजीशन ऑफर की थी और बेनिफिट भी। एक रैंक 2 वारलॉक जो इतना पावरफुल है, सब उसे अपनी साइड चाहते थे। लेनिन ने सिर्फ हंसा, बोलता है मैं दोबारा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक और खबर थी जो लेनिन के लिए इम्पोर्टेंट थी। वेस्ट साउथ कोस्ट में एक अजीब प्लेग फैल रहा था। इन्फेक्टेड लोगों को कोई नॉर्मल बीमारी नहीं होती थी, सिर्फ छोटे काले स्पॉट चेहरे और कमर पे, और धीरे धीरे बॉडी स्लिम होती जाती। 7 दिन में स्पॉट बहुत बड़े होते और फिर बिना किसी आवाज़ के मौत। और अजीब बात, उन लोगों की स्पिरिट गायब हो जाती, कोई ट्रेस नहीं। लाइट मैगस ने इन्वेस्टिगेट किया और ये एंसेट स्पिरिट स्लैंग सेक्ट के स्पिरिट प्लेग से बिल्कुल मिलता है। 1 लाख से ज़्यादा रेगुलर ह्यूमन ऑलरेडी मार दिए जा चुके थे। लाइट मैगस अलायंस ने एक रैंक 2 मैगस को इन्वेस्टिगेट हेड बनाया और सबसे बड़ा क्ल्यू मिला। जहां प्लेग सबसे ज़्यादा था वहां एंशिएंट स्पिरिट स्लैंग सेट के फॉलोअर के ट्रेस मिले और उनका लीडर गार्गामेल वापस आ गया था और ये काम जो है कर रहा था। अब ये साउथ कोस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेनिन के लिए इंफॉर्मेशन परफेक्ट थी। गार्गामेल वेस्ट में बिजी था, मतलब यहाँ एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन शिफ्ट था एक्सेस के लिए। अब लेनिन का रास्ता क्लियर था, एंशिएंट फॉर्मेशन के थ्रू नया वर्ल्ड, नए रिसोर्स और ज़्यादा पावर। लेनिन ना एक पुराने टूटे फूटे शहर में पहुंचा है और वहां उसे ना समझा कि वो बड़ी खतरनाक एंटिटी गार्गामेल क्या कर रही है। ये गार्गामेल एक्चुअली मॉर्निंग स्टार मैगस पे थी पहले, लेकिन अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो वो अपनी पावर ना वापस पाने के लिए इंसानी स्पिरिट को ना खा रही है, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द वो स्पिरिट को होगा उतनी जल्दी गार्गामेल रिकवर करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसे 30 मिलियन इंसानों की रूहें चाहिए, मतलब स्पिरिट चाहिए, जो कि पूरे साउथ कोस्ट की पॉपुलेशन के 1/3 है। ये सीधा सीधा तबाही था। अब लेनिन क्या करता है? वो सीधा कहता है मुझे क्या, ये सरदर्द डार्क और लाइट मैगस के चेयरमैन संभालें। ये लेनिन कोई हीरो नहीं है जो दुनिया बचाने के लिए निकला हो। वो एक कैलकुलेटेड और सेल्फ फोकस्ड कैरेक्टर है। यही उसका सबसे बड़ा ना खूबी है, हाँ, और वीकनेस भी है। लेनिन अपनी मेमोरी के सहारे सीधा एक 2 मंजिला लकड़ी के घर एकदम पहुंचता है। वहाँ पर बाहर से तो बिल्कुल ना एकदम खंडर जैसा लगता है और धूल मिट्टी सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन लेनिन जानता था कि ये सिर्फ ना दिखावा है। उसने अपने फिंगर से एक वाइट ग्लो छोड़ा और बैंक के साथ हिडन रूइन एक्टिवेट हो गया। वो अंदर गया। दूसरी मंजिल पे एक ऑयल पेंटिंग थी, एक औरत की। ये थी इंट्रांस और सीक्रेट प्लेन की, जो भी लेनिन पहले डिस्ट्रॉय कर चुका था ना, ये इंट्रांस था। दीवार को टच करते ही लेनिन ने फील किया एक बारीक इविल स्पिरिचुअल फोर्स, और एआई चिप ने कंफर्म किया ये गार्गामेल की बची हुई कुछ स्पिरिट एनर्जी थी, एक अलर्ट टाइप बैरियर के रूप में। मतलब गार्गामेल ने ये ट्रैप स्पेशली लेनिन के लिए सेट किया था। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई गार्गामेल से। उसने बैरियर उसी पावर लेवल के हिसाब से सेट किया था जो लेनिन की पहले की थी। अब लेनिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, तो लेनिन ने अपनी मेटरलाइज स्पिरिचुअल फोर्स से
एक रूइन बनाया और एकदम से बैरियर टूट गई, बिल्कुल साइलेंटली, बिना गारगेमेल को पता चले। अब दोस्तों ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मैटेरियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स। रैंक 1 मैगस में स्पिरिचुअल फोर्स होती है, लेकिन वो इनविजिबल और वीक होती है। जब कोई रैंक 2 मैगस बनता है और उसका एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन 80% या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को मतलब फिजिकल रूप दे सकता है, मतलब मैटेरियलाइज कर सकता है। ये मैटेरियलाइज की हुई फोर्स नॉर्मल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसका सीधा फ़ायदा, चाहे कोई भी स्पेल कास्ट करो उसकी ताकत ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। एक रैंक 2 मैगस का रैंक 1 स्पेल भी एक नॉर्मल रैंक 1 मैगस का रैंक 1 स्पेल से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा, और ये मैटेरियलाइजेशन रैंक 3 एडवांस करने के लिए एक ज़रूरी कंडीशन है। अब लेलिन को उस सीक्रेट प्लेन में वापस जाना था जहाँ एंशिएंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट का हेडक्वार्टर था। उसने अपनी स्पेशल पाउच से जेम्स, एनर्जी ज्वेल और सिल्वर पावर एकदम पाउडर वाउडर कुछ निकाल के ना एक ट्रायंगुलर स्पेल फॉर्मेशन बनाया। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई, डिस्टोर्शन दिखने लगे, हवा में एक छोटे छोटे रेड डॉट फ्लिकर करने लगे। लेकिन यहाँ रिस्क था, अगर गलत रेड लाइट चूज की तो स्पेस का कियोस में मतलब न कियोस में खो सकता है और पीसेस हो जाते। लेलिन ने आंखें बंद की, अपनी मेमोरी यूज की और एक डार्कर रेड ग्लो ढूंढा जिसमें उसकी जानी पहचानी स्पिरिचुअल ऑरा थी। आंखें खोली सिल्वर लाइट पुपिल में, और स्वॉर्ड ऑफ मेमिस से उसे ग्लो एकदम न करने लगा। एक पिच ब्लैक टनल बना और लेलिन सीधा घुस गया, और वो वापस पहुंच गया एंशिएंट स्पिरिट स्लिंग सेक्ट के सीक्रेट प्लेन में। अंदर पहुंच के लेलिन ने देखा पूरी जगह तबाही मची थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आया हो। क्लियरली गार्गामेल ने यहाँ खूब गुस्सा निकाला था। लेलिन ने फौरन एक ब्लैक मिस्ट रिलीज की अपनी पीठ से, जो हजारों छोटे काले सांपों में बदल गई, लाल आंखों वाली, और उनमें पूरे सीक्रेट प्लेन में ना सर्च करने लग गया। मतलब भेज दिया था उसको सर्च करने के लिए, स्पेशली उस टेलीपोर्टिंग स्पेल फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, जो शायद अभी भी ना सही हो। लेलिन ने अपने काले सांपों को पूरे सीक्रेट प्लेन में ना एक्सप्लोर करने तो भेजा था, और रिजल्ट ना एकदम तबाह बर्बाद। पूरी एंशिएंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट की सीक्रेट प्लेन एकदम राख हो चुकी थी। कोई भी बिल्डिंग पूरी नहीं बची थी, सारे मैकेनिज्म टूट गए थे, और वो बड़ा सफ़ेद हड्डियों का पहाड़ वो भी गायब। लेबोरेटरी का सामान एकदम गायब, मालूमात से भरे कैबिनेट बिल्कुल न खाली। क्लियरली गार्गामेल ने यहाँ से जाते जाते पूरा गुस्सा निकाला था, सब कुछ लूट के और डिस्ट्रॉय करके गया था। लेकिन लेलिन का काम था एक स्पेसिफिक चीज़ जोड़ना, मतलब वो न टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। एक छोटा काला सांप एक सिल्वर पासवे में घुसा, जो इमरजेंसी एग्जिट था। रास्ते में बड़े पत्थर थे, लेकिन सांप बीच की गैप से निकल गया और पिछली बार वाली जगह ढूंढ ली, एक सीक्रेट रूम जिसमें एक ब्लैक स्पेल फॉर्मेशन था 4 स्टोन पिलर के बीच में। लेलिन खुद वहां पहुंचा और सीधा ऑर्डर दिया, एआई चिप स्कैन करो। रिजल्ट आता है 98.7% इंटैक्ट, मतलब सिर्फ थोड़ी सी डैमेज है। पिछली बार 98.8% था, तो बहुत थोड़ी सी ना, मतलब उसको इंजरी हुई है। लेकिन लेलिन रिस्क नहीं ले सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन में जा रहा, मतलब ना जाना कोई मतलब ना, मतलब समझ लो इंस्टेंट डेथ है, इसलिए कोई नुकसान नहीं लेना चाहता था। अब यहाँ ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एआई चिप के सिमुलेशन फीचर। लेलिन चिप को ऑर्डर देता है, डैमेज पोर्शन को स्कैन करो और रिस्टोरेशन सिमुलेट करो। और फिर क्या हुआ, लेलिन को ऐसा फील हुआ जैसे वो खुद फॉर्मेशन के अंदर है। उसकी उंगलियां एक सर्जिकल स्कैपल की तरह ना चल रही थी, प्रिसाइजेशन के साथ। वो रूइन को रिपेयर करने में मतलब कर रहा था। एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर से भी 10 गुना छोटे थे। नॉर्मली कोई भी ना एक बार में परफेक्टली नहीं कर सकता था, लेकिन एआई चिप के साथ 1 घंटे से भी कम में उसने काम ख़त्म कर लिया था। और सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सिमुलेशन इतना रियल था कि लेलिन के हाथ को ना ये मूवमेंट मसल मेमोरी में ना एकदम याद हो गए, जैसे उसने ये काम 10 साल से ना प्रैक्टिस किया हो। लेलिन ने सीधा बोलता है, यार अगर ये इस मतलब ना ये काम स्पेल सीखने में भी उसे करूं, मतलब स्पेल सीखने में भी यूज करूं, तो रैंक 2 स्पेल की कास्टिंग कितनी स्मूथ हो सकती थी। ये तो ना गेम चेंजर हो सकता है।
अब ना एक टचिंग मोमेंट आता है। उस सीक्रेट रूम में एक मैगस की स्केलेटन थी जिसने पहले लेलिन को ना एक डायरी दी थी जिसमें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ना जानकारी थी। लेलिन ने स्केलेटन के सामने झुक के ना एकदम थैंक यू बोला। फिर अपनी काली टेंडल से एक बड़ा मतलब ना क्या खोला उसने स्केलेटन को ना उसमें ना दफना दिया। लेलिन ने बोला जहाँ अगली है लेकिन ठीक से दफनाना ही ज़्यादा ठीक है। मतलब ये जगह तो खराब है बेकार है लेकिन उसने दफना दिया भाई। ये तो एक छोटा सा गेस्चर था लेकिन ये दिखाता है कि ना लेलिन कम्प्लीटली हार्टलेस नहीं है। जिसने उसकी मदद की उसका वो एहसान मानता है। ठीक से मतलब ठीक से थैंक यू करके लेलिन काम पे लग गया। एकदम हैंड थर्ड फॉर्मेशन सिल्वर थ्रेड्स निकले उसकी उंगलियों से और फॉर्मेशन के ऊपर छा गए। 2 घंटे बाद फॉर्मेशन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई। सिर्फ डैमेज रिपेयर नहीं हुआ, एआई चिप ने कुछ ओरिजिनल रूइन भी ना इम्प्रूव करके दिए थे उसको एनालाइज करके। अब था सबसे इम्पोर्टेंट टिप टेस्ट करना। लेलिन की कमर के पाउच से एक ब्लैक क्रिस्टल निकला और फॉर्मेशन को एनर्जी को एकदम ग्रुप में गिर गया। ये कोई आम क्रिस्टल नहीं था, ये प्यूरिफाइड मैजिक क्रिस्टल एसेंस था जिसमें पूरे डार्कनेस थी और अंदर ट्रांसपेरेंट फ्लेम जल रही थी। इसको बनाने में 1000 से ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल कार्ड लगे थे। मतलब वैल्यू थी 1 करोड़ मैजिक क्रिस्टल से भी ज़्यादा। ये इतना मतलब ना ये इतना क्यों चाहिए क्योंकि ना एंशियंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के एनर्जी कंजप्शन बहुत मॉन्स्टरस होता है। अगर लेलिन के पास इतना प्लंडर नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। क्रिस्टल ग्रुप में पड़ा और रंबल फॉर्मेशन जाग उठी। रूइंस ग्लो करने लगी। पिलर के ऊपर से लाइट रिंग एकदम ऊपर छोटी हो गई और पिलर फिर न 4 पिलर के टॉप से 4 अलग कलर्ड लाइट वॉल्स निकलने लगे, हवा में एकदम तैरने लगे। अर्थन ब्राउन अर्थ, फेरी रेड फायर, हेवनली ग्रीन विंड, अजूरे वाटर। लेनिन लेनिन जो है ना वो समझ गया ये एंशियंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट भी उसी पुरानी सोच को मानती थी जिसमें अर्थ फायर विंड और वाटर दुनिया की 4 बुनियादी है। फिर लेनिन ने एक पुरानी लैंग्वेज में चिल्लाया, ट्रूरिन लैंग्वेज जो स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट की अपनी थी और जो लेनिन ने एआई चिप से ऑलरेडी सीख भी ली थी। बैंक के साथ चारों बॉल की लाइट एक जगह पे कन्वर्ज हो गई। स्पेस फटा, बिजली से मतलब बिजली सी गिरती दिखी और एक बॉटमलेस डार्क होल बन गया। टेलीपोर्टेशन वॉक कर रहा था। अब लेलिन का मन में एक टेम्पटेशन आया, अंदर घुस जाऊं, लेकिन उसने खुद को रोका। क्यों? क्योंकि ना पहली बात फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई लिविंग पर्सन अंदर गया तो एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारा क्रिस्टल एसेंस ख़त्म हो जाएगा एक ही ट्रिप में। दूसरी बात, लेलिन को दूसरी साइड का पता नहीं है, वहाँ कोई रिसीविंग फॉर्मेशन है या नहीं। अगर नहीं हो तो 1 वे ट्रिप हो जाए, मतलब हो सकता है, मतलब मर सकता है, मतलब वापस आने का मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तीसरी बात, स्पिरिचुअल फोर्स से डिटेक्ट नहीं कर सकता है दूसरी साइड को, डिटेक्शन स्पेल भी काम नहीं करते। तो न लेलिन सोचता है कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। टेलीपोर्टेशन रूट यूज करना एक बैकअप प्लान के रूप में रेडी है, लेकिन अभी जंप करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो दोस्तों लेलिन ने ना काफ़ी मेथड ट्राई किए दूसरी साइड चेक करने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअल फोर्स स्पेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकता और हर डिटेक्शन स्पेल भी स्पिरिचुअल फोर्स पे ना डिपेंडेंट है, मतलब दोनों रास्ते बंद हैं। फिर उसने फॉर्मेशन डीएक्टिवेट किया। क्रिस्टल जो था ना वो वापस हाथ में आया और लेलिन ने फील किया कि 10% पावर ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी। मतलब सिर्फ थोड़ी देर की टेस्टिंग में 10 लाख मैजिकल स्टोन वेस्ट हो गए। अगर कोई लिविंग बींग अंदर भेजता तो पूरा क्रिस्टल एक ही बार में ख़त्म हो जाता। लेलिन ने सॉल्यूशन सोचा, कोई पपेट या स्पिरिट स्लेब भेजना पड़ेगा जो खुद से मूव कर सके चेक करने के लिए और चेक करके वापस आ सके। ये प्लान लेटर एग्जीक्यूट होगा। सीक्रेट प्लान से निकलने वक्त लेनिन ने एक कदम और किया। एंट्रेंस पे एक कैमीफ्लैग फॉर्मेशन लगा दी जो जगह को ना बिल्कुल पहले जैसी दिखाई दे रही थी। क्योंकि ना अगर गार्गामेल भी आ जाए पर्सनली तो उसे कुछ भी ना सस्पिशियस ना लगे। एआई चिप की कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज थी कि ये गारंटी पॉसिबल था। अपनी सेफली इंश्योर करने के बाद लिलिन निकल पड़ा बाम्बलेस आयरन डोर की तरफ। अब ना दोस्तों ये जगह समझते हैं।
बाम्बलेस आयरन डोर साउथ कोस्ट के पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा मैगस मार्केट है। नाम क्यों? क्योंकि ना वहाँ पर एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा है जो कांटों और थ्रोन से ना एकदम ढका हुआ है, और उसके पीछे एक मीडियम साइज सीक्रेट प्लेन है। इस जगह को कंट्रोल करता है एक वंडरिंग मैगस का ग्रुप, आयरन क्राउन। अब ये आयरन क्राउन क्या है दोस्तों? साउथ कोस्ट में डार्क और लाइट मैगस अलायंस ने हमेशा वंडरिंग मैगस को दबा के रखा है। बहुत सारे वंडरिंग मैगस जिन्होंने किसी साइड नहीं ली, उनको ना आखिरकार रेबल किया और मिलके आयरन क्राउन बनाया। ये एक ऐसी पावर बन गई, आप मतलब ना अपने आसपास की इलाकों को कंट्रोल करती है, एक मीडियम साइज सीक्रेट प्लेन भी रखती है, और स्ट्रेंथ में एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन याद रहो एबियस बोन फॉरेस्ट एक मिड टायर पावर है, तो आयरन क्राउन भी मतलब वही रेंज का है अभी। लेकिन आयरन क्राउन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? न्यूट्रलिटी। ये किसी साइड में नहीं है, ये किसी भी एलायंस के साथ नहीं है। इसलिए बामलेस आयरन डोर बन गई साउथ कोस्ट की सबसे बड़ी फ्री मार्केट, जहां डार्क मैगस भी आ सकते हैं, लाइट मैगस भी, वंडरिंग मैगस भी, सब लोग आ सकते हैं। आयरन क्राउन की सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी कि कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, और इसे ही रेपुटेशन बिल्ड हो गई उनकी। धीरे धीरे ये जगह नाइटलेस सिटी जैसी बड़ी हो गई। लेकिन जब पहाड़ की छोटी सी चोटी से ना नीचे देखता है तो एक बड़ा बिना दीवार का शहर दिखाई देता है। चारों तरफ से रास्ते आते जाते, मैगस अलग अलग सवारियों में आ रहे हैं। लेनिन ने सोचा, नाइटलेस सिटी जैसी स्केल है यार इस जगह की। और एक और चीज़, कोई फोर्टिफाइड वॉल नहीं, कोई ऑफिस गार्ड नहीं, एकदम ओपन बाजार। लेनिन को ये एटमॉस्फेयर नाइटलेस सिटी से बिल्कुल अलग लगता है। शहर में घुसते ही लेनिन को फुटपाथ में स्टॉल दिखे। वंडरिंग मैगस, एक्लोइटी, नॉर्मल ह्यूमन सब अपने अपने स्टॉल लगा के बैठे थे। लेनिन बिना किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के चल रहा था, तभी उसकी नज़र एक जगह गई। एक बड़ी काली दीवार पे कुछ प्रोजेक्ट हो रहा था। मैगस एक भीड़, वहाँ एकदम ना भीड़ थी मैगस की। ये वांटेड लिस्ट था भाई, बड़े बड़े ना लाल अक्षरों में ना वांटेड लिखा था। साथ में पिक्चर, डेंजर लेवल और बाउंटी रिवार्ड भी था। लेनिन को याद आया, नाइटलेस सिटी में भी ऐसा बोर्ड था और उस पे वो खुद टॉप पे था। लेकिन अब लेनिन इस जगह किसी और ने ले ली थी। एक नया नाम लिस्ट पे पहले नंबर पे था। लेनिन थोड़ा क्यूरियस हुआ, मेरा गायब रहने के दौरान साउथ कोस्ट में कुछ बड़ा हुआ क्या? कुछ बड़ा हुआ होगा ज़रूर। लेनिन भीड़ में घुस के ना आगे गया और पढ़ा, एलिस्टियर फेरन, रैंक 2 मैगस, टाइटल सॉलिटरी वुल्फ, क्राइम। उसने एक एक्सप्लोरेशन के दौरान अपने ही फैक्शन के ट्री प्रोटेक्टर एलेकेन को मारा। फिर लाइट मैगस की 3 आर्मी स्क्वाड तबाह कर दी, और इटर्नल रिवर के सीक्रेट प्लेन से बड़ी रिसोर्स चुरा ली। डेंजर लेवल एक्सट्रीमली हाई, रिवार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन 10 लाख स्टोन, रिवार्ड फॉर किलिंग हिम 100 करोड़ मैजिक स्टोन या इक्विपमेंट रिसोर्स। ये सुन के अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा थ्रेट था ये बंदा। पिक्चर में एलिस्टर दिखा, सोने और सफ़ेद बालों वाला एक जवान, एकदम स्माइल के साथ, बहुत अच्छी स्माइल के साथ, आंखों में एक पुरानी समझदारी, एक स्कॉर्ली चार्म। लेनिन ने सोचा, ये बंदा रैंक 2 मैगस जरूर है, क्योंकि उसने 3 रैंक 2 मैगस मारे। 3 गार्ड जो लाइट मैगस के ना एलायंस के इटर्नल रिवर प्लेन में ना बेस थे। और आगे वो पकड़ा, पक्का ज़्यादा लूटना चाहता होगा। अप्रेंस को मैगस चेंज कर सकते हैं। रैंक 2 तो और भी ना एक्सटेंसिव, बॉडी को भी शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी रैंक 2 बनना वो सिर्फ लेनिन जैसा फ्रीक ऑफ नेचर कर सकता है। लेनिन ने 40 साल से पहले रैंक 2 ब्रेक किया था, जो पूरे साउथ कोस्ट में ना अनप्रिडिक्टेबल था। अब लेनिन के मन में एक बड़ा सा ना क्यूरियोसिटी जाग गया, इटर्नल रिवर प्लेन का सीक्रेट प्लेन। ये वही जगह है जो लेनिन के हिसाब से कुछ मॉर्निंग स्टार मैगस अलायंस ने बनाया था। बहुत वास्ट, बहुत बड़ा रिसोर्स, और बहुत सारे राज भी ना वहाँ पर डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। यहाँ रैंक 2 मैगस आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों एक रैंक 2 अपने ही साथियों को मारा और रिसोर्स चुराया? लेनिन ने सोचा, ज़रूर कुछ बड़ा हुआ होगा वहाँ पर,
और जो बाउंटी लाइट मैगस अलायंस ने दे रही थी वो इतनी बड़ी है कि ये कोई छोटी मैटर जैसी नहीं हो सकती। लिलिन की आंखों में एक इंटरेस्टेड स्माइल आ गई। उसकी नज़र अब इटर्नल रिवर की तरफ थी। ये मिस्ट्री उसे अट्रैक्ट कर रही थी। क्या करे भाई, अब उसे वो क्या जाएगा क्या। और वो हाँ एकदम हैट पहन लेता है, बेड़ में वापस घुस जाता है और थोड़ी देर में मैजिक स्टोन खर्च के ना एक रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट विपोर्ट खरीद लेता है, जिसमें ना उस मैगस के बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी शायद में। तो दोस्तों लेलिन ने अपनी अपीयरेंस चेंज कर ली थी। वो अब ना वो एक मिडल एज्ड आदमी जैसा दिख रहा था। वो एक सीक्रेट रूम में ना था जहाँ एक ब्लैक फॉक्स से बना ह्यूमन फिगर बैठा था। ये था एक इंफॉर्मेशन डीलर। लेलिन ने सीधा पूछा, ये कौन सा बड़ा खजाना मिला था, मतलब यहाँ कौन सा बड़ा खजाना मिला था। डीलर जो डीलर है ना, डीलर का जवाब आता है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, लेकिन इतना तो पता है कि वो चीज़ रैंक 2 के लिए बहुत टेम्पटिंग थी। एलिस्टर ने बिना एक पल सोचे अपने साथियों को, एलेक्स और जूना को धोखा दिया और उन्हें डील किया और खजाना लेकर भाग गया। लेलिन की आखिरी सवाल, अभी वो कहाँ है। डीलर बोलता है, नाइटलेस सिटी के पास किसी ने उसे मतलब उसके ट्रेस देखे थे और वो शायद एंडलेस एंडलेस ओशियन की तरफ भाग रहा है। लेलिन ने सर हिलाया, एंडलेस ओशियन तो बामलेस आयरन डोर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चेस करना टाइम वेस्ट होगा और वैसे भी बहुत सारे मैगस पहले से उसके पीछे हैं और र्यूमर है कि एक रैंक 3 मैगस भी इन्वॉल्व है। लेलिन ने सोचा, मैं खुद भी एक बड़ा फ्यूगिटिव हूँ, क्या अपना टाइम और रिसोर्स वेस्ट करूँ। मीटिंग ख़त्म होती, पेमेंट कर देता है और वहाँ बाहर वो ना बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। दोनों तरफ की दीवारें शिफ्ट हुई और लेलिन एक अलग गली में आ गया। वो दरवाज़ा जहाँ से मतलब ना वो घुसा था वो बिल्कुल गायब हो गई थी। लेलिन समझ गया, ये फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी लोकेशन को परफेक्टली हाइड रखती है। जहाँ से घुसते हो वहाँ इंट्रेंस अलग, जहाँ से निकलते हो वो अलग। हेडक्वार्टर ढूंढना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और वो फीमेल बॉस जो पेमेंट लेने आई थी रिवेलिंग क्लोथ्स में, इंचांटिंग स्टाइल। लेलिन ने पैसे का पाउच उसकी तरफ ना उछाला और चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ ना एक ट्विस्ट है। लेलिन ने जाने के बाद वो फीमेल बॉस एकदम शॉप से न गिर गई, एकदम पसीने में, एकदम न पसीने में भीगी हुई थी, क्योंकि ना वो एक्चुअली ना पीक रैंक 1 की मैगस थी। पूरे साउथ कोस्ट में इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रेसिव होती है। लेकिन लेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स का प्रेशर फील करके वो एकदम कांप उठी थी। उसने सोचा, ये डेफिनेटली एक पावरफुल रैंक 2 एग्जिस्टेंस है। क्या, क्यों क्यों आया था ये। फिर उसने कुछ और भी ना मतलब ना डर लगा उसे, पूछना नहीं चाहती थी, क्या ये उसी खजाने की खबर की वजह से यहाँ आया है। मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो पूरी डर गई थी। अब दोस्तों लेलिन खुद पूरी स्टोर रिकॉल करता है और हम भी समझते हैं पूरा पिक्चर। याद है ना जब लेलिन ने सीक्रेट प्लेन के एक गेट डिस्ट्रॉय किया था ना, उस एक्शन ने कुछ हिडन मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिए थे और रिजल्ट इटर्नल रिवर प्लेन का सीक्रेट प्लेन का सेंटर में एक बड़ा रूइन अपीयर हुआ था। ये रूइन वही था जो ओरिजिनल क्रिएटर ने छोड़े थे। मतलब इनहेरिटेंस मिलने की पॉसिबिलिटी कौन नहीं चाहेगा। डार्क और लाइट मैगस दोनों ने पहले लड़ाई की, फिर एग्रीमेंट करके मिलके एक्सप्लोर किया, उनके बेस्ट टीम भेजे रैंक 2 मैगस के लीडर के साथ। 3 टीम एलिस्टियर, एलेक्स और जूना मिलके काम किया और कुछ इनक्रेडिबल आइटम हासिल किया। लेकिन एलिस्टियर ने मौके में धोखा दे दिया। आइटम इतना पावरफुल था कि वो लालच रोक नहीं पाया। उसने अपने ही साथियों को, एलेक्स और जूना को चुपचाप डील किया और खजाना लेकर भाग गया। ये सुनी तो डार्क मैगस ने लाइट मैगस पे अटैक कर दिया। मौका देख के नतीजा निकाला। लाइट मैगस अलायंस ने रैंक मतलब 4 रैंक 2 मैगस को न खो दिया। एलिस्टर और 3 आर्मी कॉर्प्स सिस्टमेटिकली ना उनका नुकसान हुआ था। अब साउथ कोस्ट में लाइट और डार्क मैगस के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लाइट मैगस पहले थोड़ी स्ट्रोंगर थी, लेकिन अब बैलेंस शिफ्ट हो रहा था डार्क मैगस की तरफ। अब सबका सोचना मतलब सोचने का तरीका था ना, लेलिन के मन में ना क्यूरियोसिटी थी।
आखिर कौन सा खजाना था जो एक रैंक 2 मैगस अपने साथियों को मारने पे मजबूर हो गया। और दोस्तों यहाँ ना एक बहुत अलार्म चीज़ होती है। लेलिन ने अंदर से एक सवाल आता है, छीन लो वो खजाना छीन लो। एक अजीब डिजायर आता है, एक जानवर जैसी भूख आती है, उस पे छाने लगती है, इरेशनल थॉट घेरने लगते हैं। लेलिन ने महसूस किया और तुरंत सोचा, ये क्या है, मैं इतना रैशनल कब से हो गया। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। वहाँ एक क्रिस्टल जो लाल रे इमिट कर रहा था, जैसे खून टपकने वाला हो। ये तो एक वार्निंग सिस्टम था जो लेलिन ने खुद बनाया था। जब भी ब्लड लाइन की इमोशनल रैशनैलिटी पे असर करती है, क्रिस्टल लाल ग्लो करती है। जितना ज़्यादा डेंजर उतना ज़्यादा ब्राइट रे आएगा। लेलिन ने जल्दी से एक ट्रांसकुलेंट पोशन निकाला और पी गया। कुछ ही देर में क्रिस्टल वापस ट्रांसपेरेंट हो गया और इमोशन जो है वो शांत हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो। लेलिन एक ना वॉरलॉक है, नॉर्मल मैगोस नहीं। उसका दिल जाइंट कीमियोन सरपेंट के ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हो चुका है। ये फ्यूजन बहुत पावरफुल है, लेकिन ऐसा एक डार्क साइड भी है इसका। ब्लड लाइन की इंटेंस इमोशन, लालच, गुस्सा, डिजायर, ये सब लेलिन के दिमाग में ना अफेक्ट करने लगती है। जैसे एक पावरफुल सरपेंट की ना प्राइमल इंस्टिंक्ट उसके अंदर न जाग रही हो। रैंक 2 एडवांस करने के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। लेलिन को अब रेगुलरली ट्रांसकुलेंट पोशन न पीना पड़ता है जो ग्रेट मेगस सैलम ने बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम, ये पोशन सिर्फ सिम्टम ट्रीट करता है, रूट कॉज नहीं। मतलब मेन रूट को ना ट्रीट नहीं करता। लेलिन जानता है एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है, वरना कितना भी पावरफुल हो जाए, एक दिन इरेशनल डिसीजन उसकी तबाही, मतलब तबाही का ना जरिया बन जाएगा। ये लेलिन का ना सबसे बड़ा इंटरनल एनिमी है, अपना ही ब्लड लाइन। शांत होकर लेनिन वापस मार्केट में निकला। कुछ घंटे बाद वो बामलेस आयरन डोर के टॉप 3 कॉमर्स सेंटर में से एक से बाहर निकला, हाथ खाली, चेहरा हेल्पलेस। कुछ रूटीन मटेरियल तो मिल गए, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्पेल चाहिए था टेलीपोर्शन टनल के दूसरी तरफ चेक करने के लिए, वो नहीं मिला। और वार्लक ब्लड लाइन की इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेलिन ने पूछा भी नहीं, जानता था आंसर नहीं मिलेगा इसका। और कहाँ पर ढूंढ रहा है भाई, यहाँ पर थोड़ी मिलेगा तुझे। लेलिन ना जानता है कि वॉरलॉक का ना इमोशनल साइड इफ़ेक्ट एक सीरियस प्रॉब्लम है। और साउथ कोस्ट में वॉरलॉक इनहेरिटेंस का मतलब ना कई सालों से ना लॉस्ट है, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन लेलिन के पास एक लीड है, ग्रेट्स मैगस सैलम। वो एक रैंक 4 मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक था, और उसी ने वो ट्रैंकुलरिटी पोशन बनाया था जो लेलिन पी रहा है। मतलब सेरलम को ज़रूर पता था कि ब्लड लाइन इमोशन को परमानेंटली कैसे डील किया जा सकता है। लेलिन का प्लान है सेरलम के पुराने रूइंस या मतलब ना कुछ रूइंस ढूंढे जाए और वहाँ से ना परमानेंट सॉल्यूशन मिलने का कोशिश भी ना हो सकता है। प्लान पक्का हुआ और लेलिन बामलेस आयरन डोन से निकल के, लेकिन न जाते जाते एक हुडेड स्ट्रेंजर्स ने लेलिन को रोका। बोलता है, क्या आप अभी जाने वाले हो लॉर्ड? लेनिन का ऑरा इंस्टेंटली डेंजर मोड में आ गया, एक एंशिएंट प्रेडेटर की तरह जो अपने शिकार को न घूर रहा हो। वो स्ट्रेंजर पर जो स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर के पैर कांपने लगे और स्ट्रेंजर ने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बुरा नहीं, कोई बुरा इरादा नहीं, देखो। और एक ब्लैक मेटल डिस्क एकदम ना दिखाया जिसमें आयरन क्राउन का सिंबल खुदा हुआ था। लेनिन थोड़ा रिलैक्स हुआ। आयरन क्राउन का बंदा, ठीक है बात करो, स्ट्रेंजर ने बताया। जिस पल आप मार्केट में घुसे हमने नोटिस कर लिया था कि लेनिन क्यूरियस हुआ, कैसे पकड़ा तुमने मुझे? स्ट्रेंजर ने प्राउडली अपनी पाउच न खटकी और एक काला छाया उसके कंधे पे आ गया। ये था एक कॉर्न माउस, एक छोटा सा मोल जैसा क्रीचर, आंखें नीली जैसे चमकदार। लेकिन जब उसने लेलिन को देखा वो कांपने लगा और अपनी पाउच पर के वहाँ पर जाके छुप गया यार। स्ट्रेंजर ने एक्सप्लेन किया, कॉर्न माउस की स्पिरिचुअल फोर्स सेंस करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आयरन क्राउन की डिफेंस टीम का लीडर हूँ। लेलिन ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट किया, क्राउन माउस एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, इसको पेट बनाना मतलब बहुत बड़ा लक चाहिए। और दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, एक्सप्लेन होता है।
मैजिकल कंपेनियन, एक मैगस मतलब ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मैजिकल कंपेनियन पेट साइन कर सकता है स्ट्रिक्ट स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कुछ मैजिकल पेट कॉम्बैट पावर देते हैं, मैजिकल इनहेंस करते हैं, कुछ और कुछ ना लेजेंडरी पेट तो ना ब्रेक थ्रू में भी ना मदद करते हैं। लेलिन अभी तक अपना कंपेनियन नहीं चुना था क्योंकि उसे एक परफेक्टली कॉम्पैटिबल पेट चाहिए और वो मिलना बहुत मुश्किल है। इस क्रोन माउस में कॉम्बैट पावर जीरो है, मैजिक इंचांटमेंट जीरो, सिर्फ डिटेक्शन। स्ट्रेंजर्स ने सब कुछ की उसकी ना एबिलिटी के लिए ना सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब ये है ना कि ये डिटेक्शन कर सकता है सिर्फ, इसी के लिए उसने ये चुना था। लेलिन ने सोचा ठीक है, उसकी चॉइस मुझे क्या। स्ट्रेंजर लेलिन को एक प्राइवेट रूम में ना लेके गया। आयरन क्राउन के मेंबर के लिए रिजर्व्ड एरिया टाइटली गार्डेड था। लेलिन ने सीधा बोला 5 मिनट बात करो। स्ट्रेंजर ने पूछा आप रैंक 2 है ना। लेलिन ने चुप रहा, मतलब हाँ था। स्ट्रेंजर एकदम एक्साइटेड हो गया और वो किया क्यों, क्योंकि ना दोस्तों साउथ कोस्ट में रैंक 2 एक वीआईपी होता है। बड़े एकेडमीज के हेड, मतलब पावरफुल फैमिली के लीडर यही होते हैं रैंक 2 मैगस। जहाँ भी जाएं ऑनर गेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। स्ट्रेंजर ने बताया आयरन क्राउन एक छोटा सा ट्रेडिंग गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है हाई रैंक्ड मैगस के लिए। आप इसको ज्वाइन करेंगे, शायद जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए। लेलिन ने बात सुनी और समझ गया पूरा लॉजिक। साउथ कोस्ट में नॉर्मल मार्केट एक्लोइटी और रेगुलर मैगस के लिए ठीक है, लेकिन जब कोई पीक रैंक 1 या रैंक 2 बन जाता है ना, उनकी ज़रूरतें इतनी यूनिक हो जाती हैं कि कोई नॉर्मल मार्केट उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ऐसे प्राइवेट ट्रेडिंग इवेंट होते हैं जहां स्मॉल मतलब सेम लेवल के मैगस आपस में ना आइटम एक्सचेंज करते हैं और बेटर स्टाइल होता है। लेलिन पहले ना लेलिन की पावर इतनी नहीं थी कि इनवाइट हो सके, अब स्पेशली उसे ना इनवाइट किया जा रहा था। लेलिन राजी हो गया और कब और कहाँ पूछता है। स्ट्रेंजर ने एक ब्लैक क्रिस्टल कार्ड दिया, एड्रेस उस पे था, ट्रेडिंग इवेंट 3 दिन के बाद। और एक एक्स्ट्रा बात, आयरन क्राउन के सेज पहले रैंक 2 मैगस से मिलना चाहते हैं, ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट होगी। लेलिन ने सोचा आयरन क्राउन के सेज कौन होते हैं। ये वो लोग हैं जो आयरन क्राउन चला रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ पीक रैंक 1 या रैंक 2 लेवल की होती है। बिना इतनी ताकत के आयरन क्राउन को मतलब ना मतलब डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा यार, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। लेलिन ने पूछा किसी टॉपिक पे मीटिंग है। स्ट्रेंजर ने कहा इटर्नल रिवर प्लेन वाले इंसिडेंट के रिलेटेड। लेलिन के अंदर एक सेकंड के लिए अलार्म बेल बजी। क्या मेरी आइडेंटिटी पता चल गई। उसकी स्किन के नीचे काले स्केल एकदम ना दिखने लगे। लेकिन लेलिन ने इंस्टेंटली कंट्रोल किया और कामली पूछा एलिस्टर के बारे में। स्ट्रेंजर बोला हाँ, वही जो लाइट मेगस अलायंस से बिट्रे करके भागा है। लेलिन ने अंदर से सांस ली। ठीक है, मेरे बारे में नहीं बात कर रहे भाई। उसका तो धड़कन ही रुक गया था एक टाइम के लिए। मीटिंग एक्सेप्ट कर ली उसने और वो क्राउड में ना गायब हो गया। आयरन क्राउन ने लेलिन को खूब वीआईपी सर्विस दी थी, खाना शराब इंटरटेनमेंट सब एकदम फर्स्ट क्लास। किसी भी रैंक 2 मैगस को ना रूप मतलब ना उसे पूरा प्रिविलेज दिया गया था यार। आयरन जो आयरन क्राउन है ना, आयरन क्राउन जो है ना वो उसके ना जो आइडेंटिटी है ना उसको भी ना चेक कर रही थी। लेकिन लेलिन को कोई चिंता नहीं थी, उसकी करंट अपीयरेंस बिल्कुल अलग थी और कोई रिकॉर्ड नहीं था इस आइडेंटिटी का। जब तक कुछ पता लगते लेलिन वहाँ से ना जा चुका होता। और फिर एक बड़ी चीज़, लेलिन को फेट वाले फीलिंग आए। उसने सोचा था एलिस्टर एंडलेस ओशियन की तरफ भाग गया, अपोजिट डायरेक्शन, केस क्लोज। लेकिन नई इन्फॉर्मेशन आई, एलिस्टर ने डाइवर्जन मतलब दिया था। वो एक्चुअली पश्चिम की तरफ आ रहा था, मतलब बामलेस आयरन डोर के पास ही, मतलब यहीं कहीं है। लेनिन ने सोचा ये बंदा एकदम स्क्रूड है, लेकिन इतना अच्छा डाइवर्जन जरूर कोई रैंक 3 मैगोस इन्वॉल्व है इसके साथ, वरना ऐसी डिसेप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई हेल्प कर रहा होगा। तो ना सबसे पहले ना समझते हैं साउथ कोस्ट क्या है। नाम से लगता है ये सिर्फ ना एक कोस्ट लाइन है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक पूरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें माउंटेन हैं, मार्स हैं, प्लेन्स हैं, स्नोई एरिया है, मतलब हर तरीके की जियोग्राफी मौजूद है। और कुछ हिडन रूइंस भी है जिन्हें एक्सप्लोर करना ऑफिशियल मैगोस के लिए भी ना डेंजरस है। अब बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। साउथ कोस्ट में लगभग 10 करोड़ नॉर्मल इंसान रहते हैं
और ये लोग 100 टिकटॉम में बटे हुए हैं। अब इन टिकटॉम पे पीछे कौन है? डार्क और लाइट मैगोस। ये जो नोबल फैमिलीज है ना, लॉर्ड और रूलर, ये बेसिकली ऑफिशियल मैगोस के मतलब ना इन लोगों की डिसेंडेंट हैं। मतलब पावर ऑलवेज ऊपर से नीचे आती है। हर कुछ टाइम बाद बड़ी मैगस ऑर्गेनाइजेशन इन नोबल फैमिली के बच्चों को टेस्ट करती है, स्पिरिचुअल टैलेंट चेक होती है और अगर टैलेंट मिला तो उन्हें एक्लोइटी बनाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, क्या प्लीजेंट यानी आम लोग भी मैगस बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। एक तो उनका परसेंटेज बहुत कम है एकेडमीज में। दूसरा, कुछ लाइट मैगस एकेडमी तो ना मतलब उन्हें ना अंदर ही आने नहीं देती। सिर्फ डार्क मैगस उन्हें रिक्रूट करते हैं। और टैलेंट की बात करें तो 10,000 में से सिर्फ एक आम इंसान में स्पिरिचुअल टैलेंट होता है। और अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एप्टीट्यूड चाहिए तो भाई किस्मत भी ना चाहिए होती है उसके लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी एकेडमीज और स्कूल एनिमी अटैक से नहीं बल्कि सक्सेसर ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाती है। टैलेंट ही नहीं मिला तो स्कूल बंद हो जाती है। यही डार्क मैगस का प्रॉब्लम था, इसलिए वो बाहर से एक्लोइटी रिक्रूट करने लगते हैं, जैसे चेरनोबी आइसलैंड से। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रैंक सिस्टम। रैंक 1 मैगस ये कॉमन ऑफिशियल मैगस है। रैंक 2 मैगस पूरे साउथ कोस्ट में सिर्फ 100 से भी कम है, बहुत रेयर है। रैंक 3 मैगस ये लोग साउथ कोस्ट के असली मालिक हैं, नोटेबल अचीवमेंट वाले लोग, और 10 से भी कम है साउथ कोस्ट में। और ये सब लाइट हाउस ऑफ द नाइट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ना लीडर हैं। रैंक 4 मॉर्निंग स्टार प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कोई नहीं दिखा है अभी के टाइम में। तो अगर रैंक 3 मैगस तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो गेम ओवर भाई, कोई प्रिपरेशन काम नहीं आएगी। यहाँ लेलिन एक कंक्लूजन निकालता है, एलिएस्टर को कोई रैंक 3 मैगस परस्यू कर रहा है और वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है। इनको जो इन न्यूज़ मिली थी वो गलत थी, इसलिए वो थोड़ा एनोयड है उस इनके साथ। मतलब लेकिन अब ना उसका ध्यान एक और चीज़ पर है, आयरन क्राउन का एक्सचेंज मीटिंग। लेलिन डिस्गाइज में जाता है, एक सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन बनता है और मीटिंग अटेंड करता है। ये मीटिंग एक हिडन क्लिफ के अंदर है, लिटरली रॉक वॉल के पीछे, और कुछ स्पेल फॉर्मेशन अंदर अंदर जाओ तो ना एक लग्जरियस रूम मिलता है क्रिस्टल ग्लासेस के पीछे। स्पेक्टर सीट हैं और बाहर रैंक 1 और रैंक 2 मैगस बैठे हैं। क्राउन मतलब आयरन क्राउन ने ये सब ना क्यों किया, क्योंकि ना साउथ कोस्ट सोचता है बहुत से रैंक 2 मैगस, रैंक 2 एक दूसरे के दुश्मन है। अगर ये सब एक जगह मिले और लड़ना शुरू हो जाए तो जो आयरन क्राउन का क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक न्यूट्रल सीक्रेट वेन्यू बनाया था। इन 3 दिनों में लेलिन ने क्या करा, वैसे ही मेडिटेशन कर रहा था अपनी कीमियन पुपिल टेक्निक से। और भाई उसकी ना नॉर्मल स्पीड नॉर्मल रैंक 2 मैगस से कई गुना ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी और उसका ग्रोथ भी ना बहुत ज़्यादा था। रीजन उसका जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन, जो उसकी हार्ट रिमॉडलिंग के बाद प्रॉपरली एक्टिवेट हो गया था। और हर मेडिटेशन के साथ उसका बॉडी एंशिएंट सरपेंट के क्लोजर आता जा रहा था। एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसका। और एक और चीज़ मतलब मेंशन होती है, सीक्रेट फ्लेम टेक्निक। ये एक इनकम्प्लीट टेक्निक है जो एक स्पेशल स्पिरिचुअल फोर्स प्रोड्यूस करती है। ये स्पिरिचुअल फोर्स कॉन्टिनेंट की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकती है और कुछ प्रीमोनिशन भी दे सकती है, लेकिन ये बहुत अनरिलायबल है। इसलिए लेलिन इसको थोड़ा वेस्टफुल मानता है। अब ना मीटिंग शुरू होने ही वाली है। लेलिन के रूम में एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, रूइन से कवर्ड। इसके जरिए वो क्वाइट और बिडना भेज सकता है बिना आइडेंटिटी रिवील हुए। और हाँ, आयरन क्राउन ने रैंक 2 मैगस के लिए क्या क्या रखा है, स्नैक, फ्रूट और कुछ तो ना ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाने वाले भी हैं। नॉर्मल ऑफिशियल मैगस तो इन्हें देख के जेलस हो जाएंगे, लेकिन लेलिन एक मेटल लिफ्ट फ्रूट उठाता है, आयरन क्राउन का सीक्रेट प्लेन का स्पेशलिटी, जो मेडिटेशन बूस्ट करती है। लेकिन रैंक 2 बन जाने के बाद लेलिन को कोई स्पेशल इफेक्ट फील नहीं होता। उसके लिए ये बस थर्स्ट बुझाने का प्यास बुझाने वाली चीज़ है। ये दिखाता है कि ना रैंक 2 और रैंक 1 के बीच में ना कितना बड़ा गैप है। जो चीज़ें रैंक 1 के लिए ट्रेजर हैं, रैंक 2 के लिए सिर्फ स्नैक है।
एक बड़ा मैगस गोल्डन ड्रेस में स्टेज पर आता है, दो सुंदर फ्लेम सर्वेंट के साथ, और पहली आइटम प्रेजेंट करता है, डेविल एंटीना, एक बीस्ट के बॉडी से निकली गई चीज़ जो ऑफिशियल मैगस लेवल की थी। प्राइस 2 लाख से 5 लाख मैजिक क्रिस्टल के बीच। लेलिन ने एक बार देखा और इग्नोर कर दिया। उसके लिए ये कोई काम की चीज़ नहीं थी। लेकिन नीचे बैठे रैंक वन मैगस, उनके लिए ये ऑक्शन एक मेला था। मैजिक आर्टिफैक्ट, हाई लेवल स्लेव्स, प्रीसियस मटेरियल, स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाने वाली पोशन, सब कुछ था। बहुत शोर, बहुत कंपटीशन था। लेलिन और बाकी वीआईपी रूम में बैठे रैंक टू मैगोस एक भी प्राइज मतलब ना क्वाइट नहीं की। ये सब चीज़ें उनके लेवल के मतलब लेवल के लिए ना बहुत बेसिक थी। तो लेलिन ने टाइम वेस्ट नहीं किया, आंखें बंद की और एआई चिप से रैंक टू स्पेल मॉडल सिमुलेट करने लगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिवलेशन आता है। लेलिन ने नोटिस किया एआई चिप सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करता बल्कि स्पेल एक्टिवेशन को सिमुलेट भी कर सकता है। इससे उसकी स्पेल की ना अंडरस्टैंडिंग और स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। ये फीचर उसके रैंक टू एडवांस करने के बाद डेवलप हुआ है। इसका मतलब लेलिन की स्पेल मास्टरी और उन रैंक टू मैगस से भी ना ज़्यादा हो सकती है जो सालों से ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेलिन के पास बहुत कम रैंक टू स्पेल मॉडल हैं। नॉर्मल रैंक टू मैजिक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं। मतलब मैगस जो होते हैं ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं, जहाँ जेनरेशन से स्पेल मॉडल ना कलेक्ट होते हैं, मतलब कलेक्ट होते आते हैं। लेकिन लेलिन सोलो चल रहा है ना। फोर सीजन गार्डन भी उसी रैंक टू स्पेल मॉडल तक एक्सेस नहीं था। कावन और 10 पॉइंट को मार के कुछ एक्सपीरियंस मिला, लेकिन एक्चुअल स्पेल मॉडल नहीं मिला। एक्सपीरियंस तो है लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं है। लेलिन सोच रहा है मैजिक क्रिस्टल से खरीदना मुश्किल है, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और तभी अनाउंसर की आवाज़ आती है जो लेलिन का ध्यान खींच लेती है। मिडल ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट, सेवरे ऑफ द डाउन। ये एक एंशियंट रूइन से मिली तलवार है और कहा जाता है कि इसके पिछले ऑनर एक पावरफुल ब्रांडेड स्वॉर्डमैन थे। स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन मैजिक क्रिस्टल। लेलिन की आंखें खुल जाती है। वो क्रिस्टल ग्लास के थ्रू एकदम स्टिच को ध्यान से देखता है। तलवार रफली 1.5 मीटर लंबी है। ब्रांडेड स्वॉर्डमैन के लिए तो ये एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि उनकी स्वॉर्ड इंसान जितनी बड़ी होती है। लेकिन लेलिन एक्साइटेड क्यों हुआ? तलवार की सरफेस पर स्ट्रेंज रुइंस हैं, और ये रुइंस बिल्कुल वैसे हैं जो लेलिन ने अपने ब्रांडेड स्वॉर्डमैन नंबर 2 और नंबर 3 को के बॉडी पर ना ब्रांड किए हैं। लेलिन तुरंत समझ जाता है ये असली डील है, और वो कम्युनिकेशन डिवाइस से ना प्राइस क्वाइट करता है 5 मिलियन क्रिस्टल। लेकिन एक और वीआईपी रूम से काउंटर आता है 5.5 मिलियन। लेनिन का फेस डार्क हो जाता है। वो उस रूम की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीआईपी रूम का ग्लास एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। लेनिन सीधा 6 मिलियन बोल देता है बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि उसके पास कहाँ से आए ये पैसे। सुनो, उसके पास ना सीक्रेट प्लान के मटेरियल हैं और 2 रैंक 2 मैगस का पूरा वेल्थ। कावन और डसमंड के मतलब उन दोनों को मार के लिया था ना। दोस्तों ये लिटरली दुश्मन का ख़जाना है जो ना लेलिन यूज़ कर रहा है अभी। ये देख के दूसरे रैंक 2 मैगस समझ जाते हैं कि ये बंदा सीरियस है और इसके पास पैसा है, तो वो रुक जाते हैं। तलवार लेलिन को मिल जाती है 6 मिलियन में। तलवार हाथ में आते ही लेलिन एआई चिप से स्कैन करता है। रिजल्ट आता है फायर एलिमेंट ब्रांडेड सोल्ड रुइंस से 67% सिमिलैरिटी है। मेटेलिक फाउंडेशन रुइन से 30.2% और बेसिक शार्पनेस रुइन से 13.9%। और एस्टिमेटेड टाइम टू परफेक्ट एंड अल्टर 294 आवर। इसके साथ ना परफेक्ट होने में 290 आवर लगेंगे। लेलिन के लिए ये एक बड़ा ना ब्रेक थ्रू है। पहले उसके पास सिर्फ फायर एलिमेंट मेल ब्रांडेड स्वॉर्डमैन का रूइन फॉर्मेशन था। अब इसके थ्रू वो वेपन रूइंस भी ना समझ सकता था। उसकी ब्रांडेड स्वॉर्डमैन रिसर्च ना एक नया डोर खुल चुका था। लेलिन के दिमाग में एक नया प्लान भी आता है। उसका पुराना मैजिक आर्टिफैक्ट फॉलन स्टार पेंडेंट जो सालों से उसके साथ था, अब उसकी नीड पूरी नहीं कर सकता था। उसे वापस फैमिली को भेज दिया था। तो अब उसके पास कोई ऑफेंसिव मैजिक आर्टिफैक्ट नहीं है। आइडिया क्या है, इन ब्रांडेड स्वॉर्डमैन रूइन को कॉपी करके खुद एक वेपन बनाओ।
एक ऐसा मैजिक आर्टिफैक्ट जो स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन हो। लेनिन इस प्लान की मतलब ना इस प्लान पे ना चेक कर रहा है और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लग रहा है ना। उसका कब आएगा एक वेपन? अब ना सीन शिफ्ट होता है उस वीआईपी रूम में जिसने लेनिन की बिडिंग की थी। वहाँ है दो लोग, एक रेड बियर्ड ओल्ड मैन जिसका नाम टॉर्प है और एक पर्पल गोल्ड रोब में एक मिस्टीरियस वोमेन। वोमेन पूछती है, टॉर्प तूने प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया? 6 मिलियन तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए। टॉर्प का जवाब ना इंटरेस्टिंग है। बोलता है, मुझे वो तलवार चाहिए ही नहीं थी सीरियसली, बस रूइंस एनालाइज करने थे। और वैसे भी ये मैजिक आर्टिफैक्ट सिर्फ ब्रांडेड स्वॉर्डमैन यूज कर सकते हैं, और ब्रांडेड स्वॉर्डमैन तो साउथ कोस्ट पे हज़ारों साल पहले गायब हो चुके हैं। इस आइटम के लिए अपना प्लान ख़राब करना ठीक नहीं। टॉर्प एक मास्टर ब्लैक स्मिथ है और सिर्फ एक नज़र में उसने ये सब समझ लिया था। अब वुमेन एक और चीज़ कहती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलती है, मुझे डर लग रहा है बहुत, मतलब प्लान बहुत जल्दी मतलब जल्दी है, क्या वो सच में आएगा? टॉर्प कॉन्फिडेंटली कहता है, ज़रूर आएगा। हमने ऐसा बेट डाला है जो उसके लिए रजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों ये सुन के तो ना क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई हो। बड़ा प्लान चल रहा है, कोई टारगेट है, और आयरन क्राउन के इस एक्सचेंज मीटिंग में वो पेट डाल गया है। कौन है वो टारगेट भाई? क्या लेलिन ही है या कोई और है भाई? वोमेन लेलिन के वीआईपी रूम की तरफ देखती है और पूछती है, क्या वो अंदर है? क्या मैं साउंड मतलब ना उससे चेक करूं? ट्रुप ट्रॉप जो है यार, अजीब नाम है यार, बोलता हूँ फिर से, टॉर्प। टॉर्प तुरंत रोक देता है, बिल्कुल नहीं। अगर वो सच में वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो क्या वो इतना बोल्ड होगा कि हमसे डायरेक्टली मतलब compete करेगा? और एक अनजान रैंक 2 मैगस को ऑफेंड करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। होमेन हंसती है, बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और डार्कनेस में गायब हो जाती है। भाई ये सीन बहुत है ना सस्पेंस क्रिएट करता है। क्लियरली कोई बड़ा गेम चल रहा है ना एक्सचेंज मीटिंग में। अब ना जो अनाउंसर है ना, अनाउंसर कहता है, ऑक्शन ख़त्म, अब एक्सचेंज मीटिंग का सेगमेंट शुरू होगा। जो जो लोग मतलब ना जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बाकी के लिए हॉल के दोनों तरफ के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब अब एक्सचेंज होगा। रैंक 1 मैगस हॉल से बाहर जा रहे हैं। जो थोड़े से ना बच्चे हैं वो अपनी जगह पे ना बैठे हैं, और दूसरी तरफ वीआईपी रूम में एक एक भी ना रैंक 2 मैगस नहीं गया बाहर। मतलब रैंक 2 मैगस जो हैं वो लोग नहीं गए हैं, रैंक 1 मैगस कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाकी सब चले गए हैं। दरवाजे बंद होते हैं और बूम, एक और बहुत गंभीर हैवी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जैसे किसी बड़े गेम का ना फाइनल राउंड ना शुरू होने वाला हो। लेलिन वो मुस्कुराता है और खेल देखने के लिए ना तैयार है, बिल्कुल एक चीता की तरह जो अपने शिकार का ना इंतजार कर रहा हो। पहला मैगस बोलना शुरू करता है हैवीली प्रोसेस्ड आवाज़ में, ना मेल ना फीमेल, क्लियरली आइडेंटिटी ने छुपा के बोल रहा था, मतलब रोबोटिक आवाज़ थी। वो ऑफ़र करता है, सी ऑफ द ओशियन ओपोसन, एक्सचेंज में चाहिए 3 फायर स्कॉर्पियन हार्ट या एक लावा टायरेंट का कोर। सी ऑफ ओशियन पोशन ये क्या है भाई? एक दूसरा मैगस बोलता है, उसके पास ना 2 फायर स्कॉर्पियन हार्ट है, बाकी मैजिक क्रिस्टल में ना देने के लिए ना तैयार है, 6 मिलियन मैजिक क्रिस्टल देने तैयार है। लेकिन पहले वाला मना कर देता है, सिर्फ फायर एलिमेंट मटेरियल चाहिए। फिर दोनों प्राइवेट कम्युनिकेशन में ना चले जाते हैं। यही होता है एक्सचेंज मीटिंग में, सीधा थ्रेड, प्राइवेट बात, कोई मिडल में नहीं, प्योर बिजनेस है भाई। बीच में कोई नहीं आता, बिचौलिया कोई नहीं आएगा। लेनिन एकदम चुपचाप बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है वो। और तभी उसके दिमाग में एक इम्पोर्टेंट ना रियलाइजेशन क्लिक करता है। आयरन क्राउन ने, ये लाइट मैगस फैक्शन ने, ये पूरा एक्सचेंज मीटिंग एलिस्टर को बाहर निकालने के लिए ट्रैप बनाया है। हर एक आइटम जो ना यहाँ प्रेजेंट हो रहा है ना, वो स्पेशली ऐसे हैं जो एलिस्टर जो है वो रजिस्ट नहीं कर सकता। लेलिन एक क्लासिक हंटर की तरह ना सोच रहा है, मतलब पेट सेट कर रहा है। अब बस शिकार का इंतज़ार है, क्या वो आएगा? तभी एक ऐसा आइटम आता है जो लेलिन की आंखें चमक एकदम चमका देता है। अनाउंसमेंट होती है, एक हाई लेवल एल्केमी नोटबुक, एफबीएस की टेरिफाइंग इंफॉर्मेशन से भरा हुआ। जिनकी स्पिरिचुअल फोर्स कम है वो इसे मतलब ना पढ़े और हेलुसिनेशन देखें। पिछला ऑनर पागल होकर मर चुका है, अगला बायर सावधान रहे।
साथ में एक ब्लैक नोट ना दिखता है, बीच में एक एकदम ब्लड रेड आइड जो सिर्फ ना प्रोजेक्शन में है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ना सीधा लेलिन को ना देख रहा है। लेलिन अंदर से कांप जाता है। भाई क्या था ये, भाई ये ब्लैक नोट। फिर ना लेलिन नोटिस करता है नोट की सरफेस पर ब्लैक रुइंस हैं जो ट्विस्टेड स्नेक जैसी दिखती है। लेलिन तुरंत अपनी स्पेशल पाउच से बुक ऑफ जाइंट सरपेंट निकालता है और कंपेयर करता है। दोनों की रूइंस ऑलमोस्ट सेम थी, मतलब एकदम न सेम है। लेलिन का कंक्लूजन सुनो। ये नोटबुक प्रोबेबली ग्रेट मैगोस सेरलम की है, वही लेजेंडरी मैगोस जिसने बुक ऑफ जाइंट सरपेंट लिखी थी। ये एक मैसिव डिस्कवरी है। लेलिन इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका एआई चिप वार्निंग देता है। वार्निंग, एड्रेनालाइन 89% तक स्पाइक हो गई है, नर्व्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। लेलिन को लिटरली अपनी वेस्ट पे ट्रैंकुलाइन पोशन वाला फ्लक्स निकालना पड़ा और अपना एक बड़ा सा घूंट पीना पड़ा। क्या करे, उसका कंट्रोल ही नहीं है अपने दिमाग पर नहीं, बॉडी पर कंट्रोल नहीं है। मतलब उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। खुद को शांत करने के लिए ये दिखाता है कि ना ये आइटम उसके लिए ना कितना बड़ा डील है। भाई ये नहीं होता तो कब का पागल हो जाता। नोटबुक के लिए बहुत से रैंक 2 मैगोस ना इंटरेस्टेड जो है वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ना रैंक 2 बन जाने के बाद जो मैगस के पास हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक नहीं होती, उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये लोग एंशियंट एरा की रिसर्च में ना इन्वेस्ट करते हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं एडवांसमेंट के लिए। ये नोटबुक एफबीएस की इंफॉर्मेशन से भरी है, तो नेचुरली बहुत डिमांडेड होगी। लेलिन प्राइवेट चैनल पर सेलर से कांटेक्ट करता है और डायरेक्टली पूछता है, मुझे ये नोटबुक चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए। सेलर बोलता है, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। लेलिन सोचता है और फिर ऑफर देता है, थ्री स्टैंडर्ड पोशन, एंशिएंट स्पिरिचुअल फोर्स पोशन जो मैगस को बोटलनेक से बाहर निकालता है, प्लस 500 ग्राम फिल्थी मैजिक डस्ट, डायरेक्ट एबियस से आया हुआ रेयर इंग्रेडिएंट। लेलिन के लिए ये आइटम अब काम के नहीं है। टीयर ऑफ मैरी रैंक 2 के लिए यूजलेस है, तो वो इन्हें स्मार्टली यूज कर रहा है, मतलब ट्रेड में ये ना यूज कर रहा है। सेलर शॉक में एकदम चला जाता है। कई मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो बोलता है, एकदम पोषण दिखाओ पहले। लेलिन एक टेस्ट ट्यूब भेजता है। सेलर वेरीफाई करता है, हाँ ये एंशियंट पोषण है। डील कंफर्म हो जाती है, लेकिन लेलिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाता है, ये ट्रेड तब होगी जब तुम मुझे इस नोटबुक की ओरिजिन बताओगे। सेलर मान जाता है और इन्फॉर्मेशन न शेयर करता है। अब आता है चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट। बीच वाले वीआईपी रूम से एक लेजी वॉइस आती है, मेरे पास इटर्नल रिवर के सीक्रेट प्लेन का एक खजाना है, खरीदना चाहोगे। हॉल में सांस रुकने जैसी खामोशी एकदम से छा जाती है। सीक्रेट प्लेन का नाम सुनना ही काफ़ी था, और एक रैंक 2 मैगस वहाँ से कुछ बेच रहा था। नीचे वाले रैंक 1 मैगस भी एकदम कान लगा के ना वहाँ पर बैठे हुए थे। स्क्रीन पर आता है कॉन्सनट्रेटेड ग्रीन लिक्विड, एक ग्लोइंग बॉल हवा में फ्लोट करता हुआ। अनाउंसमेंट होती है, ये एक विजडम ट्री का एक्सट्रैक्ट प्यूरीफाई लेवल 5 हाईएस्ट पॉसिबल, एक ना रैंक 2 मैगस को रैंक 3 में एडवांस होने में हेल्प कर सकता है। भाई रैंक 2 को रैंक 3 में ना एडवांस करने वाला क्या है, इसका नाम विजडम ट्री का एक्सट्रैक्ट। अरे भाई बहुत रेयर चीज़ है। देखते हैं लेलिन क्या करता है। लेलिन की आंखों में अंडरस्टैंडिंग फ्लैश होती है। विजडम ट्री एक लेजेंडरी एंशिएंट बीइंग है। ये बहुत ही वाइज और एम्बियल ओल्ड एंटिटी है। बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना, जिसके पास एक ना अपनी मैगस जैसी ना इंटेलिजेंट होती है। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि कई फेमस मैगस ने विजडम ट्री से टीचिंग लिए, ब्लेसिंग मिले हैं और उसके गिफ्ट से वो एडवांस भी हो पाए हैं। लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट से काम नहीं चलता। लेलिन जानता है कि इस एक्सट्रैक्ट को एलिस्टेयर के पास वाली आइटम के साथ कॉम्बाइन करना पड़ेगा, तभी ये रैंक 3 एडवांसमेंट के लिए काम करेगा। तो ये पूरा प्लान समझ में आता है। आयरन क्राउन, ये लाइट मैगस ने विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट यहाँ रखी है, क्योंकि एलिस्टेयर के पास कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। एलिस्टेयर जानता है कि सिर्फ उसकी आइटम से ही कुछ नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट के साथ ही काम करेगा। और अगर वो एडवांस करना चाहता है तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, चाहे
मतलब ना चाहे जानता हो कि ट्रैप ही क्यों ना हो, मतलब ये जो ट्री का रूट है ना, ट्री एक्सट्रैक्ट किया है, और जो एलिस्टेयर है ना, इन दोनों के बीच में ना कुछ कनेक्शन है। दोनों अगर साथ में हो ना तो रैंक 3 में ना एडवांस भी कर सकता है। लेलिन ने पूरी पिक्चर को ना एकदम समझ लिया। एक नोटबुक वाली डील हो गई। ग्रेट मैगस सैरलम की इंफॉर्मेशन मिल गई उसको। दो विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट बेट है एलिस्टर के लिए, मतलब एलिस्टर के लिए ही रखा गया है। 3, एलिस्टर रैंक 3 एडवांस करने की डेस्परेट चाह में है। ट्रैप में तो आएगा ही भाई वो। लेलिन अब बस इंतज़ार कर रहा है। अब देखते हैं एलिस्टर आता है या नहीं भाई। एलिस्टर आएगा कि नहीं भाई, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।